उसके पैरों के नीचे एक लाल चांद उगाया और उसका रक्तिम क्षेत्र दूर दूर तक फैल गया। उसकी पीठ के पीछे एक काला सूर्य प्रकट हुआ और उसकी आभा भी एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तक बढ़ गई। द बाउंडलेस ब्लेड, एक्सपल्शन। स्वर्ण तरंगें और तलवार ऊर्जा की प्रचंड लहरें एक पीक ग्रेड गोल्डन रॉक की चमकदार रोशनी से घिरी हुई युवराज गोपाल की रक्त ज्वाला से टकरा गईं। जैसे ही वे लहरें आग से टकराईं, वे तुरंत भाप बनकर उड़ गईं और दक्ष खुद भी कुछ कदम पीछे जा गिरा। युवराज गोपाल उसका पीछा करता हुआ झपट पड़ा। रून, कंट्रोल! दक्ष ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और उसके पीछे एक ड्रैगन टॉर्टल की छवि प्रकट हुई। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित करने वाली 2 टेबलेट जमीन पर आ गिरीं। युवराज गोपाल की आंखों में क्रोध और हत्या की ज्वाला जल उठी। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें प्रतिद्वंदी के रूप में गंभीरता से नहीं लिया था, पर अब मैं वही गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा। दक्ष ने सिर हिलाया। क्या निर्दयी और निर्मम व्यक्ति हो तुम! तुम्हारा प्रिय घोड़ा तुम्हारे लिए मर गया और तुम उसका नाम तक नहीं ले रहे। युवराज गोपाल खून थूकने से बस थोड़ा ही बच पाया। अगर तुम न होते तो क्या मेरा प्रिय घोड़ा मरता? गुस्से की सीमा पार करते हुए उसकी नसों में जेनेटिक एनर्जी फट पड़ी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसका सारा रक्त उबलने लगा। वह जानता था कि दक्ष जैसे प्रतिद्वंदी के सामने क्रोधित होना मूर्खता है, लेकिन अब वह अपने क्रोध को दबा नहीं पा रहा था। दक्ष ने देखा कि युवराज गोपाल के शरीर पर ज्वालाएं छड़ गई थीं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। युवराज गोपाल गरजते हुए बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा रक्त पी जाऊंगा। उसकी तकनीक उसके रक्त को जलाकर उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती थी। जितना अधिक वह घायल होता और जितना अधिक रक्त बहता, उसकी शक्ति उतनी ही तीव्र होती। इसी कारणवश वह प्रतिदिन रक्त स्नान करता था, एक गुप्त तकनीक द्वारा अपने रक्त को अधिक सघन बनाता था। परंतु इस शक्ति को बढ़ाने का एक मूल्य भी था। यह तकनीक समय की दृष्टि से सीमित थी। अब जब वह लगभग मृत्यु के कगार पर था, उसकी शक्ति में एक झटका आया और वह कई गुना बढ़ गई। लेकिन यह बढ़त बहुत थोड़े समय तक ही टिकने वाली थी। लाल रक्त ज्वालाएं उसकी भाले तक पहुंच चुकी थीं और वह खुद एक जलती हुई ज्वाला बनकर दक्ष की ओर दौड़ पड़ा। उसकी यह टक्कर पहले से भी ज्यादा घातक थी। दक्ष हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारे पास ही ऑगमेंटेशन तकनीक है? एक लाल चंद्रमा दक्ष के पैरों के नीचे प्रकट हुआ और उसकी स्कारलेट डोमेन दूर तक फैल गई। उसके पीछे एक काला सूरज उभरा और उसकी आभा में एक झटका आया। ताकत अब कई गुना हो चुकी थी। द बाउंडलेस ब्लेड, एक्सपल्शन। सुनहरी तरंगें और तलवार की ऊर्जा का सैलाब पीक ग्रेड गोल्डन रॉक की आभा में लिपटा हुआ युवराज गोपाल की रक्त ज्वाला से टकराया। सुनहरी तरंगें ज्वालाओं से टकराते ही जल उठीं और दक्ष पीछे हट गया। युवराज गोपाल उसके पीछे दौड़ा। रून, कंट्रोल! दक्ष ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन टर्टल की छवि प्रकट हुई। 2 ग्रेविटी कंट्रोलिंग टैबलेट्स जमीन पर गिरीं और एक स्थानिक गुरुत्व क्षेत्र बना। युवराज गोपाल की गति इतनी तीव्र थी कि वह इस ग्रेविटी क्षेत्र से बच नहीं पाया। जैसे ही वह इसके केंद्र में पहुंचा, ऐसा लगा जैसे उसकी रक्त ज्वाला पर किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। उसका रक्त फोम बनने लगा और शरीर फटने को हुआ। कभी ज्वाला तेज होती, कभी मंद, और उसने एक मुंह खून उगल दिया। एक सामान्य शिकारी भी इस क्षेत्र से गुजरता तो चकरा जाता, लेकिन युवराज गोपाल तो पहले से ही क्रोधित और असंतुलित था। दांत पीसते हुए, दर्द को सहते हुए उसने अपनी भाला फेंक दी। वह भाला एक रक्त ज्वाला बनकर दक्ष की ओर बढ़ा। उसे जीवन के संकट का आभास हुआ। फर्स्ट फॉर्म, पार्टिंग द रिवर। दक्ष ने अपनी सुनहरी तलवार को आकाश में ऊपर उठाया। जैसे जैसे वह हमला चार्ज कर रहा था, उसकी तलवार एक दिव्य प्रकाश से चमकने लगी। एक सरल वार से उसने आकाश में एक रेखा खींच दी। एक वार जो आकाश और पर्वत को भी चीर सके, वह युवराज गोपाल की रक्त ज्वाला से टकराया। दक्ष पीछे धकेल दिया गया। उसके पैर जमीन में खिंचते गए। उसके पीछे का काला सूरज और तेज चमकने लगा और उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। उसकी सुनहरी तलवार अब और भी ज्यादा चमक रही थी और उसमें गोल्डन रॉक की छाया दिखाई दे रही थी।
दक्ष ने गरजते हुए अपना वार और तीव्र कर दिया। रक्त ज्वालाएं और दक्ष का तलवार वार टकराए। जहां ये टकराए वहां जमीन फट गई। संसार की विल ने एक दिव्य प्रकाश की दीवार बना दी जो इस युद्ध को दुनिया से अलग कर रही थी। युवराज गोपाल का रक्त लाल भाला टूटने लगा। उसने भाला छोड़ अपनी कमर की तलवार निकाल ली। उसकी ज्वालाएं और भी तीव्र हो गईं। दिव्य दीवार को चीरती हुई रक्त ज्वाला की किरणें बाहर निकलीं और युवराज गोपाल स्वयं एक रक्त देवता में बदल गया। अब वह जान गया था कि यदि यह युद्ध लंबा खींचा तो वह हार जाएगा। उसे एक ही वार में इसका अंत करना होगा। युवराज गोपाल ऊंचाई में उछल गया और एक रक्त ज्वाला उल्का में बदल गया जो पूरे सुरा क्षेत्र को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे रात्रि का आकाश स्वाभाविक रूप से रक्त रंग का हो। जैसे ही दक्ष ने यह घोषणा की, एक विशाल ड्रैगन टर्टल की छवि उसके सामने प्रकट हुई और 4 रूनिक टैबलेट्स तेजी से गिरते हुए युवराज गोपाल के चारों ओर एक काले आकार की संरचना बना गए। ये टैबलेट्स एक लय में गूंजने लगे और उनकी तरंगें आकाश के साथ विलीन होकर उस क्षेत्र में पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने लगीं। दक्ष ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और आश्चर्य से सिर उठाया। यह पहला अवसर था जब उसने अपनी 4 टैबलेट वाली सीलिंग तकनीक को किसी शत्रु को पूरी तरह रोकने में असफल होते देखा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि गाढ़े लाल रंग की ज्वालाएं अब भी उसकी टैबलेट्स की सीलिंग शक्ति के विरुद्ध संघर्ष कर रही थीं। युवराज गोपाल इन 4 टैबलेट्स के प्रहार से मुश्किल से एक क्षण रुके, लेकिन दक्ष के लिए वही एक क्षण काफी था। उसकी पीठ से पंख फूट पड़े और वह आकाश की ओर उड़ चला। खून सी लाल ज्वालाएं भी दक्ष का पीछा करती हुई आकाश तक चली गईं और संसार की विल द्वारा खड़ा किया गया अवरोध क्षण भर में दरकने और टूटने लगा। जो बचे हुए रक्तपंखी ड्रैगन योद्धा अब भी रेणुका नगर के नागरिकों के साथ लड़ रहे थे। वे इस विस्फोटक शक्ति की लहर में बह गए। आकाश में गाढ़े लाल रंग का एक मशरूम बादल फैल गया, मानो पूरी सुरा भूमि उस रंग में रंग दी गई हो। इससे पहले कि विस्फोट दक्ष तक पहुंचता, उसने अपने ब्लड एंट और फॉरेस्ट वुल्फमैन वाले डेविल सोल सक्रिय कर लिए। उसके शरीर पर सिर्फ कुछ बाल जले थे, लेकिन अन्य कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भूमि पर एक विशाल गड्ढा बन चुका था, जिसमें अब भी खून की लाल ज्वालाएं जल रही थीं। गड्ढे के केंद्र में युवराज गोपाल एक मछली की तरह तड़प रहा था। उसका मुंह खुल और बंद हो रहा था, लेकिन उसमें से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। चाहे युवराज गोपाल हारकर कुछ भी कहने की कोशिश कर रहा था, दक्ष को कोई परवाह नहीं थी। युवराज ने अपनी पूरी रकत उस एक वार में खर्च कर दी थी। अब वह खतरा नहीं रह गया था। जब आकाश में मौजूद रक्तपंखी ड्रैगन योद्धाओं ने देखा कि उनका राजा जमीन पर परास्त पड़ा है, तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उनका अभेद्य राजा कैसे एक इंसान से हार सकता था? यह कैसे संभव हो सकता था? हालांकि उन्होंने स्वयं युद्ध देखा था, पर वे परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या सच में इस आदमी ने सुरा राजा युवराज गोपाल को जीवित पकड़ लिया? एक इंसान कैसे किसी सुरा राजा के स्तर पर लड़ सकता है? इंसान कब इतने शक्तिशाली हो गए? लड़ाई के दौरान रक्तपंखी योद्धाओं ने महसूस किया कि रेणुका नगर के इंसान भी अपनी अपनी ताकत में आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हैं। ये रक्तपंखी ड्रैगन योद्धा सुरा जाति के अभिजात वर्ग थे, इसलिए वे हारते हुए देखकर स्तब्ध रह गए। शायद इंसानों ने किसी बड़ी ताकत की वृद्धि अनुभव की थी जिसका उन्हें खुद भी एहसास नहीं था। अपने राजा के हारने को देख योद्धाओं का मनोबल धड़ाम से गिर गया, जबकि रेणुका नगर के नागरिकों का मनोबल आसमान छूने लगा। मौत दो, बाकी सुरा जाति को मार डालो, नागरिकों ने गर्जना की। जब योद्धाओं ने देखा कि जंग का झुकाव उनके खिलाफ हो रहा है, तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, पिछड़ो। लेकिन रेणुका नगर के लोग रक्तपंखी ड्रैगन योद्धाओं को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उनकी अचानक हुई घातक आक्रमण की वजह से उनका जश्न एक लड़ाई में बदल गया था और वे घुसपैठियों से बहुत गुस्सा थे। इसलिए दूसरा क्षेत्र में ऐसा दृश्य सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुरा योद्धा भाग रहे थे और रेणुका नगर के नागरिक उनका पीछा कर रहे थे। पहले कभी सुरा योद्धाओं ने नहीं सोचा था
कि वे पीछा किए जाएंगे। वे तो हमेशा पीछा करने वाले ही रहे थे, लेकिन इस बार न केवल वे रेणुका नगर को हरा नहीं पाए, बल्कि उन्हें पीछे हटते हुए अपने राजा युवराज गोपाल के राज्य की ओर भागना पड़ा। शिलग्रद गिद्ध बेहद तेज उड़ान भरने वाले पक्षी थे, खासकर जब उन्होंने सुनहरे रॉक्स के जीन पॉइंट्स को अवशोषित कर लिया था। रक्तपंखी ड्रैगन योद्धा उनके पीछे से पीछा छुड़ाने में असमर्थ थे। नहीं, हम लगातार भागते नहीं रह सकते, हम उनसे बच नहीं पाएंगे। जब योद्धाओं को यह बात समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब केवल कुछ ही योद्धा बचे थे। अगर सुन मंगमंग ने पीछा करने वालों से कहा होता कि वे एक दो को पूछताछ के लिए छोड़ दें, तो सारे योद्धा नष्ट हो जाते। दक्ष क्रेटर के केंद्र की ओर बढ़ा और उस सुरा राजा युवराज गोपाल को देखा जो वहां पड़ा था। उसका शरीर सूख चुका था और खून खत्म हो चुका था। क्या अफसोसजनक मौत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम पहले नहीं हो और न ही आखिरी। युवराज गोपाल कमजोर आवाज में बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरा गॉडफादर एक मोनार्क एलियन है जो एक सुरा साम्राज्य का राजा है। ओ, क्या मुझे इससे डरना चाहिए? युवराज गोपाल दक्ष की नासमझी पर हंसा। मुझे लगता है कि कोई भी मानव इस बारे में नहीं जानता। हजारों सुरा राज्य हैं और जो सार्वजनिक तौर पर दिखते हैं वे तो सबसे आम हैं। केवल लगभग 10 सुरा साम्राज्य हैं, जिनमें से 3 ने मिलकर मेरे गॉडफादर के क्षेत्र पर हमला किया था। अब वे सब नष्ट हो चुके हैं। जो बचा है उसमें मेरा गॉडफादर सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। दक्ष ने सिर हिलाया। लगता है तुम मेरी बात अभी भी नहीं समझे। मेरा सवाल तो सिर्फ यही था, अगर वे ताकतवर हैं तो क्या हुआ? अगर वे रेणुका नगर पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें सब नष्ट कर दूंगा। युवराज गोपाल का चेहरा डर के मारे बदल गया। दक्ष पागल था। एक सुरा साम्राज्य में एक सामान्य सुरा राज्य की तुलना में 100 गुना ज्यादा सेना होती है। उसने चेतावनी दी, मेरा गॉडफादर का साम्राज्य सबसे मजबूत है, जिसमें कम से कम 1000 गुना ज्यादा सेना है। साथ ही वह असुरा लेवल से नीचे सबसे ताकतवर सुरा है, और अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरा गॉडफादर मेरी बदला जरूर लेगा। तब तुम्हें और तुम्हारे शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। फिर आने दो। मैं जानना चाहता हूं कि सुरा साम्राज्य सच में तुम्हारी बातों जितना मजबूत है या नहीं। दक्ष ने बिना हिचकिचाए अपनी तलवार उठाई। युवराज गोपाल ने अचानक अपना स्वर पूरी तरह बदला और विनती करने लगा, कृपया रुको, मैं गलत था, मैंने बड़ी भूल की। मैं यहां सिर्फ अपने गॉडफादर के आदेश पर आया था और मैं तुमसे या तुम्हारे शहर से कोई दुश्मनी नहीं रखता। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूं, तो फिर मैं तुम्हारा दिमाग ले लूंगा। दक्ष ने वहीं सुरा राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सुरा राजा का सिर अपने हाथ में लेकर दक्ष ने राहत की सांस ली। रक्तपंखी सवारों और रेणुका नगर के नागरिकों के बीच हवा में हुई लड़ाई भी खत्म हो गई थी। कोई भी प्राइमरी एलियन सुरा बच नहीं पाया। ज्यादातर मारे गए और कुछ को सौम्या ने पकड़ लिया। दक्ष उनके पास गया और पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? घमंडी और अभिमानी सुरा ने उस इंसान से जिसने उनके राजा को हरा दिया था एक शब्द भी कहने से इनकार कर दिया। दक्ष की पेशेंस जल्दी खत्म हो गई। अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सिर से जानकारी निकाल लूंगा। उसने वाइटी को बुलाया ताकि वे उनकी आत्माएं खा जाएं। येलुओ के प्रमुख ने पूछा, गवर्नर, आपने क्या पता लगाया? दक्ष का चेहरा काला हो गया। ये सुरा एक सुरा राज्य से आए हैं जिसका नाम विक्रमादित्य राज्य है, जो शत्रुवंशी राज्य के पास ही है। सुरा राजा शत्रुवंशी राज्य के मरने के बाद विक्रमादित्य राज्य धीरे धीरे अपने क्षेत्र को शत्रुवंशी राज्य की पूर्व सीमा तक बढ़ा रहा है। अब उन्होंने शत्रुवंशी राज्य की सीमाओं पर कब्जा कर लिया है। ये लोग जल्दी या बाद में रेणुका नगर पर हमला करेंगे। तो फिर क्यों ना हम पहल करें और विक्रमादित्य राज्य पर हमला करें? दक्ष तेजी से शहर की दीवार की ओर कूद पड़ा और जेनेटिक एनर्जी को अपनी आवाज में भर दिया, जो पूरे रेणुका नगर में गूंजने लगी। रेणुका नगर के साथी योद्धाओं, आज का हमारा जश्न अचानक सुरा के हमले से बाधित हो गया। क्या आप लोग गुस्सा हैं? हां, हम गुस्सा हैं, सभी ने जोर से कहा। मैं इस अपमान को चुपचाप सहन नहीं करूंगा।
अगर सुरा हमारे शहर पर हमला करेंगे तो मैं उनके राज्य पर हमला करूंगा। हम उन्हें अपने कामों से बताएंगे कि हम पैसिव नहीं हैं। हाँ गवर्नर, सबने फिर से कहा। तो फिर रेणुका नगर के योद्धाओं, तैयार हो जाओ। कल सुबह हम सुरा राज्य विक्रमादित्य पर छापा मारेंगे और उनका क्षेत्र अपने नाम करेंगे। लेकिन उससे पहले चलो अपने दुश्मनों के शेष भोज का आनंद लें। जो रक्तपंखी ड्रैगन सुरा सवारों ने चढ़ाए थे वे सभी सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स थे और सुरा राजा का रक्तपंखी ड्रैगन पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म था। यह उच्च गुणवत्ता वाला मांस था जिसे वे खुशी खुशी खाने वाले थे। लड़ाई के बाद सब पसीने पसीने थे और फिर से भूख लगी थी। रक्तपंखी ड्रैगनों को जल्दी से काटकर जश्न के खास व्यंजन में डाल दिया गया। दक्ष ने उत्साह से देखा कि वह पहले ही 40 पीक जीन फ्रैगमेंट्स तक पहुंच चुका था। हालांकि सुरा आक्रमणकारियों ने जश्न को बाधित किया था, वे लाए गए अतिरिक्त भोजन से खुश थे। रॉक स्पिरिट्स भी बहुत खुश थे। जहां बाकी सबका दावत था, वे अपनी तरह की चट्टानें और बोल्डर्स चबा रहे थे जो उनका सामान्य भोजन था। अन्य जातियों की तरह वे जेनेटिक जीवन रूपों का मांस नहीं खा सकते थे, लेकिन सोरा राइडर्स ने एक जबरदस्त हथियारों का ढेर छोड़ दिया था। हथियारों में इस्तेमाल किया गया धातु परिष्कृत था और विक्रमादित्य राज्य की अति विशिष्ट सेनाएं निम्न स्तर के हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती। उनके कवच में खनिज और अयस्क सबसे बेहतरीन थे। साथ ही न इंसान और न ही शिलग्रद गिद्ध, जो इस लड़ाई के मुख्य सैनिक थे, को उस कवच की जरूरत थी। इंसानों के पास जेनेटिक कवच था और शिलग्रद गिद्ध अपनी गति और लचीलेपन को प्राथमिकता देते थे। इसलिए केवल येलो ही इस कवच का फायदा उठा सकते थे और रॉक स्पिरिट्स ने येलो के साथ मिलकर उस कवच को बांटने का वादा किया। उन्होंने येलो को कुछ जेनेटिक जीवन रूप देने का आश्वासन दिया और इस तरह से ज्यादातर कवच हासिल किया। जैसे जैसे रॉक स्पिरिट्स उस कवच को खाते गए, उनका खुद का रॉक कवच चमकने और ग्लोइंग होने लगा। यह कवच की गुणवत्ता और सुरा राइडर्स के कवच से मिली ताकत का प्रमाण था। सुरा राजा का कवच और भी बेहतरीन था, पर वह बुरी तरह फटा हुआ था। दक्ष के पास अपना कवच था और उसे सुरा राजा का कवच खास आकर्षित नहीं कर रहा था। यह 2 या 3 वार को रोक सकता था, लेकिन दक्ष या किसी सुरा राजा जैसे योद्धा के सामने यह बेकार था। अंत में दक्ष ने वह कवच रॉक स्पिरिट्स के नेता को दे दिया, जो उसे देखकर कांप उठा। क्या आप सच में ये मुझे दे रहे हैं मालिक? दक्ष ने कंधे उचकाए। ले लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं समझ गया मालिक, कल सुरा के खिलाफ लड़ाई में मैं अग्रिम पंक्ति में लड़ूंगा। दक्ष को समझने से पहले ही रॉक स्पिरिट ने कवच खा लिया और फिर वह जल उठा। रॉक स्पिरिट का सुनहरा शरीर चमकीला लाल हो गया। उसके सीने पर एक आग का चिन्ह जल उठा, जो कवच पर उकेरे गए चिन्ह जैसा था। बाकी रॉक स्पिरिट्स ने फुसफुसाते हुए कहा, हाय, हमारे सरदार के लिए तो कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसा कवच चाहिए। दक्ष ने पूछा, क्या हो रहा है? रॉक स्पिरिट्स ने एक दूसरे को देखा। तुम नहीं जानते क्या हो रहा है गवर्नर। तुमने हमारे नेता को कवच दिया बिना जाने कि क्या होगा। रॉक स्पिरिट्स ने जोर से बात की। फिर दक्ष ने फिर से पूछा, सच में क्या हो रहा है? एक रॉक स्पिरिट ने समझाया, उस दुर्लभ और उच्च गुणवत्ता वाले धातु की वजह से हमारे सरदार का शरीर उस कवच को अवशोषित करके विकसित हो गया है। जब रॉक स्पिरिट ने यह बताया, तब तक उसका रूपांतरण पूरा हो चुका था। वह दक्ष की ओर मुड़ा और झुका। धन्यवाद मालिक, फिर से मैं अपनी जान तुम्हें समर्पित करता हूं। तुम्हारे साथ आना मेरा सबसे अच्छा फैसला था। सभी रॉक स्पिरिट्स ने सहमति में सिर हिलाया। जब से वे रेणुका नगर आए थे, उनकी जिंदगी काफी बेहतर हो गई थी। उन्हें ऊर्जा बचाने के लिए हाइबरनेट नहीं करना पड़ता था और उनके पास अपनी जरूरत के लिए बहुत सारी चट्टानें थीं। नगर के लोग भी बहुत अच्छे थे। दक्ष ने हाथ बांधे। ऐसा तो लगता है जैसे तुम पहले से ही मेरे प्रति वफादार नहीं थे। रॉक जाइंट ने शर्माते हुए मुस्कुराया और बाकी लोग भी हंसने लगे। नगर की हवा फिर से वैसी ही हो गई जैसे सुरा आक्रमण से पहले थी। दक्ष ने वाइटी को छोड़ दिया और उसे बैटलफील्ड पर पड़े सुरा राइडर्स की डेविल सोल्स खाने दी। एक शानदार दावत के बाद अगली सुबह रेणुका नगर के नागरिक
विक्रमादित्य राज्य पर हमला करने की तैयारी में जुट गए। इस छापेमारी दल में रॉक जायंट्स, येलो के योद्धा और शिलग्रद गिद्ध शामिल थे। वुड स्पिरिट्स अनजाने इलाकों में लड़ने के लिए अनुकूल नहीं थे, इसलिए वे शामिल नहीं हुए। यह रेणुका नगर का पहला अभियान था। वहां मौजूद कोई भी नहीं जानता था कि यही एक नई लेजेंड की शुरुआत होगी। विक्रमादित्य राज्य के योद्धा धीरे धीरे शत्रुवंशी राज्य के पुराने इलाके को निगल रहे थे। अचानक एक सोर्रा स्काउट ने रिपोर्ट दी, कुछ गड़बड़ है, बड़ी संख्या में सैनिक आ रहे हैं। विक्रमादित्य राज्य के जनरल ने पूछा, कौन सी सेना? वे कैसे दिखते हैं? मुझे ठीक से नहीं पता, पर दूर से वे रॉक जायंट्स जैसे लग रहे थे। क्या यह कोई बड़े पैमाने की प्रवास है? जनरल ने सोचा, हम इतना बदकिस्मत तो नहीं हो सकते। थोड़ी सोच विचार के बाद उसने आदेश दिया, क्यों इंतजार कर रहे हो, और स्काउट भेजो, जल्दी रिपोर्ट लाओ। जी जनरल। स्काउट भागा और थोड़ी देर बाद वापस आया। सिर्फ रॉक जायंट्स नहीं, 3 अलग अलग जातियों की सेना दिख रही है। शायद यह संयुक्त हमला है। जनरल ने गाली दी, क्या उन्हें नहीं पता कि हम सुरा हैं? वे तो अंधे हैं। ये तो अपनी मौत खुद बुला रहे हैं। वह बैरक्स में गया और चिल्लाया, सैनिकों इकट्ठा हो जाओ, एक सेना आ रही है। सुरा सैनिकों की आंखें चमक उठीं। वे अपने हथियार रगड़ने लगे। अरे आखिरकार कुछ रोमांचकारी। हम सिर्फ जेनेटिक जीवन रूप मारते और क्षेत्र साफ करते रहते थे। अब मजा आएगा। देखते हैं ये विदेशी जातियां कितनी ताकतवर हैं जो सुरा की सत्ता को नकार रही हैं। जब जनरल अपनी सेना के साथ सीमा पर पहुंचा, उसने दक्ष और उसकी सेना को देखकर हंस दिया। दक्ष की सेना में 4 अलग अलग जातियां थीं, रॉक जायंट्स, पक्षी मानव संकर, तांबे जैसी त्वचा वाले मानवीय जीव। और जनरल ने फुसफुसाया, क्या ये इंसान नहीं है? ये इंसान यहां क्या कर रहे हैं? आकस्मिक राशन के लिए? शायद यह बुरा विचार नहीं है। ये पैदल सेना हो सकते हैं या जरूरत पड़ने पर आकस्मिक राशन। क्या बढ़िया विचार है। इन्हें मारो और फिर उनकी ताजी ह्यूमन मीट और ब्लड का भोजन लो। सुरा के चेहरे पर भूख चमकने लगी। जनरल आगे बढ़ा और कहा, यह सुरा क्षेत्र है। अगर तुम बचना चाहते हो तो इंसानों को छोड़कर भाग जाओ। लेकिन दक्ष और उसकी सेना ने जनरल की बातों को नजरअंदाज किया। सुरा सैनिक अपने हाथ रगड़ रहे थे, लेकिन जनरल ने उनकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। किसी अनजान सेना के सामने ज्यादा जोखिम लेना समझदारी नहीं थी। विक्रमादित्य राज्य के एक सुरा जनरल ने जोर से चिल्लाया, हम सुरा के सैनिक हैं। अगर तुम और पास आए तो हम तुम्हें हमला करेंगे। सुरा के सैनिक उसके पीछे जोर जोर से हंसने लगे। जनरल साहब, ये तो हमारे बात मानने वाले नहीं लगते। पहले हम हमला कर दें। सुरा के योद्धा लड़ने के लिए बेताब थे। इन्हें हमारी ताकत दिखा दो। ये सब मूर्खों का झुंड है। इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि सुरा को हरा पाएंगे। इन्हें सबक सिखाना होगा। हम इन्हें कुछ समय में ही खत्म कर देंगे। जनरल साहब, चिंता मत करो। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि इन्हें सबक न सिखा सकें। इसके सामने दक्ष ने आदेश दिया, आगे बढ़ो और इन्हें सब खत्म कर दो। उनकी सेना गर्जन करते हुए आगे बढ़ी। सबसे आगे थे वानर पर्वत के विशाल शिला दैत्य। येलुओ और इंसान उनके पीछे दौड़े और शिलग्रद गिद्ध ऊपर से हमला करने लगे। सुरा जनरल ने भी आदेश दिया, सैनिकों हमला करो। लेकिन उसका संदेह ही उसकी हार बन गया। शिला दैत्य भारी होने के बावजूद तेजी से आगे बढ़े। रास्ते में आने वाले सुरा सैनिकों को कुचलते चले गए। सुरा सैनिकों के हथियार शिला दैत्यों पर कोई असर नहीं कर पा रहे थे। दक्ष ने देखा और समझा कि ये शिला दैत्य क्यों पूरे विक्रमादित्य राज्य में आतंक मचा चुके हैं और सुरा से क्यों नहीं डरते। ये तो युद्ध के असली मशीन थे। उनकी कवच अप्रत्यक्ष थी, शक्ति बहुत बड़ी थी, और अगर उनकी कोई अंग काटी भी जाए तो वो धरती से फिर से उग आते थे। ये तो मेका मेचा की तरह हैं। लिफेंक ने तारीफ की। असल में उनके शरीर सुनहरी कवच जैसे लग रहे थे। उनकी ताकत जबरदस्त थी। चोटों से डरते नहीं थे और उनके अंदर एक केंद्र था। उड़ नहीं सकते थे और हथियार नहीं थे, लेकिन मेका से भी ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि मेका खुद को पुनर्जीवित नहीं कर सकते, लेकिन ये शिला दैत्य कर सकते थे। शिला दैत्य आगे बढ़ते रहे
और सुरा के रास्ते में आने वालों को ध्वस्त करते गए। येलुओं के मुखिया ने चिल्लाकर कहा, हम इन पत्थर दिमागों से हार नहीं सकते। येलुओ सैनिक सुरा पर विषैले वायल फेंकने लगे जो उनके बीच फूटकर उनकी शारीरिक ताकत को कम कर रहे थे। सुरा सैनिक चौंक गए। उनके शरीर विष और जहर से लड़े हुए थे, लेकिन ये विदेशी विषाक्त पदार्थ उनकी ताकत को बहुत कम कर रहे थे। मेरे साथ आगे बढ़ो, सुरेश ने चिल्लाया। इंसानी सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर सुरा की पंक्तियों में घुस गया। शिलग्रद गिद्ध भी उनके साथ तालमेल में उतर गए, जिससे सुरा सैनिकों में भारी भ्रम और दहशत फैल गई। सुरा जनरल को उम्मीद नहीं थी कि ये विदेशी जातियां इतनी संगठित और प्रभावशाली होंगी। ये सैनिक उस दिशा से आए हैं। सुरा के लिए जो सबसे मजबूत ताकत थी वो थी विक्रमादित्य राज्य के रक्तपंख वाले ड्रैगन राइडर्स, लेकिन जनरल को पता नहीं था कि वो राइडर्स पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। सुरा सैनिक भारी हार के बाद पीछे हटने को मजबूर हो गए। सुरा जनरल ने अपना खून लाल ऊर्जा से चमकता तलवार निकालकर पास के शिला दैत्य पर वार किया। तलवार की चोट से शिला दैत्य की कवच पर एक हल्का सफेद निशान बना जो तुरंत गायब हो गया। शिला दैत्य के मुखिया ने घोषणा की, मैं विक्रमादित्य राज्य का अग्रिम सैनिक तुम्हारा विरोधी हूं। दक्ष हैरान रह गया। उसने कभी उसे यह पद नहीं दिया था। शिला दैत्य ने अपने मुट्ठी से सुरा जनरल को कुचल दिया, जैसे उसे पैनकेक बना दिया हो। इस लड़ाई का परिणाम स्पष्ट था। शिला दैत्य और येलुओं के झैरों ने सुरा को तेजी से खत्म कर दिया। कोई भी सुरा जीवित नहीं बचा। सबसे अधिक योगदान शिला दैत्य का था, इसलिए उन्होंने सुरा के सारे हथियार छीन लिए। लड़ाई के बाद वे मैदान में बैठकर उन हथियारों को बड़े भूखे मन से निगलने लगे। दक्ष ने जनरल के तंबू से मिली नक्शा देखा। हमने सुरा के एक बाराक को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, अब आगे बढ़ें। वे नक्शे पर अगली नजदीकी जगह की ओर बढ़े। शिला दैत्य बहुत खुश थे। बस कमजोर सुरा को खत्म करना था और फिर उनके हथियारों का स्वाद लेना था। उनके लिए सामान्य पत्थर साधारण चावल जैसा था, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले खनिज और रत्न उनके लिए सब्जी और मीट थे। सुरा के हथियार उच्च गुणवत्ता वाले खनिजों से बने थे, जो उनके लिए किसी मिठाई से कम नहीं थे। कोई भी शिला दैत्य इन्हें खाने से थकता नहीं था। सभी हथियार खाने के बाद उनके कवच सोने और स्टील की तरह चमकने लगे और वे पहले से भी ज्यादा ताकतवर लगने लगे। दक्ष ने अपनी सेना को आगे बुलाया, गहरे दुश्मन क्षेत्र में। उनका लक्ष्य था विक्रमादित्य राज्य की राजधानी। रास्ते में एक विशाल किला था जो बाराक से राजधानी तक की सबसे सीधी राह को रोक रहा था। किले के सुरा सैनिकों ने दक्ष की सेना को देखते ही पहचान लिया। दक्ष छुपने या रास्ता बदलने का इरादा नहीं रखता था। वे खुलकर मार्च कर रहे थे। लगता है कोई सेना हमारे पास आ रही है। कैसी सेना? ऐसे कई विदेशी जातियों की सेना जो मिलकर आक्रमण कर रही हैं। जल्दी से कमांडर को सूचित करो। कमांडर ने सैनिकों को टावर पर भेजा ताकि वे दुश्मन की पहचान कर सकें। खुद कमांडर कोई कदम नहीं उठा रहा था। एक विदेशी सेना उसके लिए बड़ी चिंता नहीं थी। वह अपने डिप्टी कमांडर शी युआन को भेजा। शी युआन दूर से आ रही सेना को देखकर बोला, लगभग 200 स्टील जायंट्स, 200 पक्षी मानव, 200 कांस्य रंग के योद्धा और करीब 3000 इंसान, कुल 5000। पास खड़ा एक सुरा सैनिक पूछता है, क्या ये हम पर आक्रमण करने आए हैं? हां, मुझे तो यही लग रहा है। आप इतना कैसे निश्चित हैं डिप्टी कमांडर शी? शिवराज ने आंखें घुमाई। और किस वजह से इतने सारे लोग आए होंगे? क्या वे सच में सोचते हैं कि इस किले को गिरा सकते हैं? वह 3000 इंसान यहां क्या करने आए हैं? क्या वे आपातकालीन राशन हैं? सीमा पर सुरा के कुछ छावनी तो हैं? फिर ये आक्रमण बल उनसे कैसे पार हो गए? मुझे भी बहुत जिज्ञासा है कि ये लोग कहां से आए हैं। शिवराज धीरे से बोला, पहले हमें उन्हें चेतावनी भेजनी चाहिए। आक्रमणकारियों की तरफ शिवराज चिल्लाया, सुनो, अगर तुम आगे बढ़े तो सुरा क्षेत्र में घुसपैठिए माने जाओगे। लेकिन दक्ष ने चेतावनी की परवाह नहीं की। उसने अपने हाथ से किले के दिल की ओर इशारा करते हुए जोर से बोला, हमले करो। रॉक जायंट्स किले की तरफ भागे। वे रक्षकों द्वारा फेंकी गई सभी हथियारों को नजरअंदाज करते हुए।
वे अपने भारी शरीर से दीवारों पर टूट पड़े, जिससे पूरा किला हिलने लगा। इसी समय शिलग्रद गिद्ध आसमान में उड़कर दीवारों की ओर डाइव मारने लगे और किसी भी दिखने वाले रक्षक पर हमला कर रहे थे। दुश्मन आ गया, सुराओं ने चिल्लाया। वे तुरंत प्रतिक्रिया करने लगे। किले की दीवारें लगातार गिर रही थीं, दरारें फैल रही थीं और सुरा रक्षकों के लिए इसका कोई समाधान नहीं था। रॉक स्पिरिट्स और शिलग्रद गिद्धों के सामूहिक हमले के बाद किले की दीवारें टूट गईं और रेनहुआंग के नागरिक अंदर घुस आए, हर चीज पर हमला करने लगे। आसमान की ओर एक रक्त रंग की किरण उठी जब एक विशाल सुरा एक हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। उसकी कुल्हाड़ी का किनारा खून लाल चमक रहा था। वह आ गया, किले का कमांडर आ गया। वह लगभग एक सुरा राजा जितना ताकतवर है। मुझे यकीन है कि वह आक्रमणकारियों को आसानी से हरा देगा। हमारा किला सदियों से खड़ा है, हम इसे इंसानों के एक समूह को नहीं गंवा सकते। रॉक जायंट्स के नेता ने आगे बढ़कर कमांडर के भयानक वार को अपने शरीर से रोक दिया। उसके पीछे से खून लाल चमक निकली और दीवार को बीच में से तोड़ दिया। रॉक जायंट का शरीर जमीन में डूब गया और कमांडर हंस पड़ा। इतना ही है तुम्हारे पास? कुल्हाड़ी का किनारा रॉक जायंट के शरीर में गहराई तक धंस गया था, लेकिन रॉक जायंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। कमांडर ने कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें फंस गई थी। रॉक जायंट ने एक मुक्का मारा, जिससे कमांडर ने कुल्हाड़ी छोड़ दी और पीछे कूद गया, लेकिन अब उसकी कुल्हाड़ी हमेशा के लिए खो गई। रॉक जायंट ने उस कुल्हाड़ी को निकाला और अपने मुंह से काट लिया। कुल्हाड़ी उसके मालिक के सामने ही गायब हो गई और उसके घाव तुरंत भर गए। रॉक जायंट ने कमांडर को तिरस्कृत करते हुए देखा। तुम्हारी कुल्हाड़ी की क्वालिटी ठीक नहीं है, यह तुम्हारे राजा के कवच से बहुत नीचे है। कमांडर ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, जैसे तुम्हें हमारे राजा के कवच का स्वाद मिला हो। मिला है? क्या तुम्हें यह धातु का पैच दिख रहा है मेरे सीने पर? यह तुम्हारे राजा के कवच से है। कमांडर ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने आग के क्रेस्ट को देखा जो रॉक जायंट के सीने पर था, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। तुमने मेरे राजा के साथ क्या किया? रॉक जायंट ने कंधे उचका दिए। मैंने उसे कुछ नहीं किया, मेरे स्वामी ने उसे मार डाला। कमांडर ने भयंकर भौंकती आवाज निकाली। नहीं, यह असंभव है। सुरा राजा विक्रमादित्य कभी हार नहीं मानता, वह अजेय है। मुझे भी अफसोस है। किसने उसे हमारे शहर पर हमला करने को कहा? मेरे स्वामी उसे जाने नहीं दे सके और अनजाने में मार डाला। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमांडर गरजा। उसकी मुट्ठी लाल चमक रही थी, शक्तिशाली ऊर्जा से भरी। ऐसा लग रहा था कि वह रॉक जायंट को चूर चूर कर देगा, ताकि अपने राजा के प्रति संदेह भी तोड़ सके। जैसे ही वह वार करने वाला था, कमांडर के पीछे से सुनहरी रोशनी चमकी और उसकी पीठ पर पंजे जैसे निशान गढ़े। कमांडर रुका नहीं, अपनी चमकती मुट्ठियों से आगे बढ़ता रहा। रॉक जायंट तैयार था मुकाबला करने के लिए, तभी दो और व्यक्ति सामने आए। एक ने कमांडर के मंदिर पर मुक्का मारा और उसे दूर फेंक दिया। वह दीवार से टकराया, जहां दरारें पड़ गईं। रॉक जायंट बड़बड़ाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं अकेले ही उसे हरा सकता था। वे दोनों थे यशवर्धन गिद्ध और येलुरो प्रमुख। यशवर्धन ने अपने पंख बंद किए। हम मदद करने आए थे। गवर्नर ने कहा है कि मुश्किल दुश्मनों से अकेले न लड़ें, हमें अपनी संख्या का फायदा उठाना चाहिए। रॉक जायंट ने सिर खुजलाया। अगर गवर्नर ने ऐसा कहा है तो कोई विकल्प नहीं। कमांडर किले के टूटे हुए हिस्से से निकला और गरजा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रॉक जायंट और यशवर्धन गिद्ध तथा येलुरो प्रमुख के साथ मिलकर अब लड़ाई एक तरफा हो गई। कमांडर जल्दी ही गिर गया और सुरा किले की लड़ाई समाप्त हुई। सुरा रक्षक रेनहुआंग की सेनाओं के सामने टिक नहीं सके और जल्दी मार दिए गए। रॉक स्पिरिट्स ने खुशी खुशी अपना शिकार खाया। उनके पास इतने हथियार थे कि वे तुरंत नहीं खा पा रहे थे। सौभाग्य से अधिकतर सैनिकों के पास बैग ऑफ होल्डिंग था, जिसमें वे अपने सारे शस्त्र रख सकते थे। लड़ाई के बाद जब सब आराम कर रहे थे, दक्ष ने फिर आदेश दिया, अब हम विक्रमादित्य राज्य की राजधानी की ओर चलेंगे। जैसे जैसे दक्ष और उनकी सेना ने दुश्मन को हराया, विक्रमादित्य राज्य के महल में बचा हुआ बुजुर्ग घबराने लगा।
वह महल में इधर उधर चलता रहा। सुरा राजा कहाँ है? उसने कहा था कि वह तुरंत लौट आएगा। उसने दावा किया था कि वह अपने रक्त पूल के रक्त के ठंडा होने से पहले वापस आ जाएगा, लेकिन अब वह रक्त इतना ठंडा हो चुका था कि जेलैटिन की तरह हो गया था और विक्रमादित्य राज्य गिर रहा था। किसी भी अज्ञात समूह के आक्रमणकारियों ने हर बाधा और दुश्मन को हराया था और विक्रमादित्य की मुख्य सेनाएं उन्हें रोक नहीं पा रही थीं। अगर यही चलता रहा तो जब राजा लौटेगा तो उसे केवल खंडहर ही दिखेंगे। वह क्या कर रहा है? 1 दिन से ज्यादा हो चुका है। अगर वह अभी नहीं आया तो विक्रमादित्य नष्ट हो जाएगा। क्या वह इतना उत्साहित है कि अब वह लोगों के खून में नहाने लगा है? उस बुजुर्ग के लिए यह नाटकीय दृश्य असंभव नहीं था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस सुरा राजा का वह इंतजार कर रहा था वह अब लकड़ी की आत्माओं के लिए खाद भर है। अरे नहीं, कोई तो समस्या होगी। भले ही सूरा राजा अपने रक्त व्यसनी शौक में व्यस्त हो, लेकिन रक्तपंख वाले सवारों का क्या? वे तो खबर लेकर लौटते ही होंगे। रक्तपंख वाले सवार विक्रमादित्य राज्य के अभिजात सैनिक थे और बुजुर्ग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे किसी दुश्मन के आगे हार गए होंगे। लेकिन वे सभी लकड़ी की आत्माओं के लिए खाद बन गए थे और उनके सवारों के जानवर भी पकाकर खा लिए गए थे। एक सूरा गश्ती सैनिक महल में दौड़ा आया। बुजुर्ग, आपातकालीन खबर है। दुश्मन की सेनाओं ने हमारी सेना को बर्बाद कर दिया है और वे सीधे महल की ओर बढ़ रहे हैं। 2 घंटे के अंदर वे पहुंच जाएंगे। बुजुर्ग ने जल्दी से पूछा, सूरा राजा के बारे में कोई खबर मिली? गश्ती सैनिक ने सिर हिलाया। जो सूरा शत्रुवंशी राज्य की ओर गए थे वे वापस नहीं लौटे। बुजुर्ग का चेहरा मुरझा गया और वह बड़बड़ाया, आप कहां हो महामहिम? अगर तुम जल्दी नहीं लौटे तो तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा। गहरी सांस लेकर बुजुर्ग ने कहा, अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद को बचाना होगा। लेकिन बुजुर्ग, अगर विक्रमादित्य की सेना उनकी आक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राजधानी के प्रहरी क्या कर पाएंगे? सच है, हम केवल सूरा सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकते। बुजुर्ग को पता था कि उनके विरोधी के पास एक ऐसा खतरनाक पोषण है जो सूरा की ताकत को घटा देता है। हम राजधानी के अरीना में रखे सभी जीवों को छोड़ देंगे। सभी जीव? उस राक्षस को भी? बुजुर्ग ने ठहाका लगाया। हमारे विरोधी के पास एक पोषण है जो सूरा की शक्ति को त्वचा पर गिरते ही कम कर देता है। यदि वह पोषण न होता तो हमारी सेनाएं हारी ही नहीं होती। लेकिन वह जानवर बहुत डरावना है। महामहिम भी भरोसा नहीं करते थे कि वे उसे नियंत्रित कर पाएंगे, और अब जब वे नहीं हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, चलो उस राक्षस का स्वाद चखने दो। लेकिन अगर हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो राजधानी के लाखों सूरा मारे जाएंगे। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हम केवल अपनी ताकत से राजधानी की रक्षा नहीं कर सकते, हमें अरीना के जीवों की जरूरत है। हमें आक्रमणकारियों को विलंबित करना होगा जब तक कि हमारे राजा लौटें। एक और सूरा गश्ती सैनिक भागता हुआ आया। आक्रमणकारी आ गए हैं। वे उम्मीद से जल्दी आ गए हैं। मैं तुम लोगों को अरीना के सभी जीव छोड़ने का आदेश देता हूं। उन्हें आक्रमणकारी की ओर मोड़ो। मैं शहर की दीवारों से उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। बुजुर्ग गंभीर होकर चला गया। ललितेश राय चट्टानी दानवों के नेता के कंधे पर बैठा था। जैसे जैसे उनकी सेनाएं विक्रमादित्य राज्य की राजधानी की ओर बढ़ रही थीं, एक विशाल शहर सामने था जो रेणुका नगर से ज्यादा अलग नहीं था, या फिर कहें कि शत्रुवंशी राज्य की राजधानी जो अब रेणुका नगर बन चुकी थी। ललितेश राय जंभाई ली। उसे लड़ाइयों में भाग लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बस सैनिकों को दिशा देना था। येलुओं के पोषण की वजह से सूरा रेणुका नगर की सेनाओं के सामने टिक नहीं पाए थे और लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। सूरा सेनाओं ने हर हार के बाद बहुत सारी हथियार और सामग्री छोड़ दी थी और चट्टानी दानव उन धातु पदार्थों को खाकर और भी शक्तिशाली हो गए थे। अब नेता को छोड़कर बाकी दानवों की बॉडी में कांटेदार नुकीले हिस्से उगाए थे, जैसे साही। ललितेश राय ने नेता से पूछा, तुम्हारे पूरे जनजाति ने विकसित हो लिया है, लेकिन तुम नहीं, क्यों? दानव ने गुस्से से कहा, मैं विकसित नहीं हुआ। क्या तुम मेरे शरीर पर धातु की चमक नहीं देख पा रहे?
सच कहूं तो मैं फर्क नहीं समझ पा रहा। दानव ने आह भरी। पहली विकास प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा और संसाधन लग गए, अब दूसरी के लिए और भी चाहिए। हम चट्टानी दानव ऐसे कीड़े नहीं जो अपनी मर्जी से मेटामॉर्फोज कर सकें। क्या तुम्हारा जनजाति फिर से अपनी असली शक्ल में लौट सकते हैं? अगर वे लंबे समय तक कुछ नहीं खाते तो वे धीरे धीरे वापस अपने मूल रूप में आ जाएंगे, युवराज गोपाल ने चट्टानी दानव के सिर पर बैठते हुए बताया। चट्टान के जंगल में चट्टानी आत्माएं लंबे समय से हाइबरनेट कर रही थीं और उनका शरीर फिर से बेसिक चट्टानी रूप में लौट चुका था। मेरे सिर से हटो छोटे पक्षी! दानव ने युवराज गोपाल को पकड़ने की कोशिश की, जो फुर्ती से बच निकला। ललितेश राय ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हारी विकास प्रक्रिया बस मोटा होना है? दानव ने सिर हिलाया। हम हर विकास में मजबूत होते हैं, लेकिन बाकी प्रजातियां मोटी होने से मजबूत नहीं होती। जब वे बात कर रहे थे तो वे सूरा राजधानी के करीब पहुंच गए। ललितेश राय ने सभी को उत्साहित किया। जैसे ही हम इस राजधानी को नष्ट कर देंगे, यह अभियान समाप्त होगा। हां गवर्नर साहब, सैनिकों ने एक साथ उत्तर दिया। ललितेश राय ने देखा कि एक बूढ़ा सूरा शहर की दीवारों की ओर बढ़ रहा था। आक्रमणकारियों, तुम विक्रमादित्य राज्य पर हमला क्यों कर रहे हो? सूरा ने तुम्हारे साथ क्या किया है? बूढ़े सूरा ने चिल्लाया। हम रेणुका नगर से आए हैं, चट्टानी दानव ने गूंजते हुए उत्तर दिया। युवराज गोपाल गुस्से से चिल्लाया, तुम हमसे पूछ रहे हो कि हमने तुम्हें क्यों आहत किया? क्योंकि तुमने हमारी रेणुका नगर की उत्सव को बीच में रोक दिया। विक्रमादित्य राज्य के बुजुर्ग को रेणुका नगर का पता नहीं था और ना ही उन्हें पता था कि सूरा राजा ने इंसानों पर हमला किया था, जिसने शत्रुवंशी राज्य को नष्ट किया। उनके लिए इंसान इतने बड़े और विविध सेनाओं के नेता नहीं हो सकते थे। इंसान उनके लिए केवल गोला बारूद या आपातकालीन भोजन थे। वृद्ध सूरा ने अपनी आवाज में जीन ऊर्जा डाली और कहा, मुझे पता नहीं कि हुआ क्या, लेकिन मैं विक्रमादित्य की ओर से माफी मांगता हूं। युवराज गोपाल ने ताने में अपनी आवाज में जीन ऊर्जा डाली और जवाब दिया, अगर माफी से कुछ होता तो हमें क्यों लड़ना पड़ता? जब आक्रमणकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो बुजुर्ग ने अपनी रणनीति बदली। मुझे पता नहीं तुम कहां से आए हो, लेकिन यह याद रखो कि यह सूरा का राज्य है, सूरा राजा का क्षेत्र। जब हमारा राजा लौटेगा तुम सब मर जाओगे। युवराज गोपाल ने जवाब दिया, क्या तुम्हें सच में पता नहीं? तुम्हारा राजा ही था जिसने रेणुका नगर पर हमला किया था। ललितेश राय ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम अब भी नहीं जानते तो बताता हूं कि तुम्हारा राजा रेणुका नगर के गवर्नर ललितेश राय ने मार दिया है। यह सुनते ही सूरा सैनिक आपस में बातें करने लगे। महामहिम मर गए, इसलिए तो हम उन्हें नहीं देख पा रहे, जबकि राज्य खतरे में है। तो अब कौन इन आक्रमणकारियों को रोकेगा? युद्ध में लड़ाकों का हौसला गिरता देख विक्रमादित्य राज्य के बुजुर्ग ने कड़क स्वर में कहा, नहीं, यह असंभव है। तुम लोगों में से कोई भी, न तुम्हारे राज्यपाल और न ही सब मिलकर राजा विक्रमादित्य को मार सकते हैं। तुमने शायद राजा को कहीं फंसा दिया है ताकि वह जल्दी लौट न सके। जब तक वह लौटता मैं तुम सबको भागने की सलाह देता हूं, अन्यथा वह तुम सबको कत्ल कर देगा। इस निर्णायक क्षण में सैनिकों का मनोबल गिरना संभव नहीं था, नहीं तो वे अपने राजा के लौटने तक समय कैसे दे पाते। लड़ाके शांत हुए, बुजुर्ग की बातों में सच्चाई समझते हुए। हां, उनके उच्चता दूसरी दुनिया के अजेय हैं। कोई भी सामान्य राज्यपाल उन्हें इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। हम विक्रमादित्य राज्य के सुरा हैं, दूसरी दुनिया के बादशाह। दुश्मन झूठ फैला रहे हैं हमारा मनोबल तोड़ने के लिए, धोखा मत खाना। लेकिन दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, नींद में मखौलिए को जगाया नहीं जा सकता। इनके साथ बहस करना व्यर्थ है, उन्हें सब खत्म कर दो। रॉक स्पिरिट्स, मेरे पीछे आओ, हमला करो। चट्टानी दैत्य के नेता ने गर्जना की और वे सबसे आगे भागे। उनके साथ ही उनके पीछे पीछे चल दिए। सूरा बुजुर्ग का चेहरा सिकुड़ गया, उनकी देरी कराने की चाल विफल हो चुकी थी। चट्टानी दैत्य, जिनकी देह लोहे की परत से ढकी थी, विशाल हथौड़ों जैसे थे। वे खाई के ऊपर छलांग लगाकर किले की दीवारों से टकराए, जिससे दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं और सुरा दीवारों से नीचे गिरने लगे।
बुजुर्ग का दिल घबराने लगा। वे अभी क्यों नहीं आए? दीवारें झुक गईं और टूट गईं, जिससे रेणुका नगर के सेनानियों ने प्रवेश किया। बुजुर्ग ने एक भारी सांस ली। क्या यह राज्य मेरी वजह से गिर जाएगा? अचानक जमीन हिलने लगी, लेकिन इस बार वह हिलाहट बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी। बुजुर्ग ने सर उठाकर राहत की सांस ली। वे आ गए। कुछ सुरा उनके आगे थे, जीवों को रास्ता दिखाते हुए। सुरा इसे एक रिले रेस की तरह बना चुके थे, जहां एक सुरा के बाद दूसरा जीवों का ध्यान आकर्षित करता रहा। इस तरह वे थकते नहीं और जीवों से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहे। वे जीवों को दीवार के टूटे हुए हिस्से तक ले आए, जहां चट्टानी दैत्य ने जगह बनाई थी। जैसे ही दीवार टूटी, जीवों का झुंड बाहर निकला। दक्ष ने शांति से आदेश दिया, सूर्य मेघ मेघ, जीवों को मार्गदर्शित कर रहे सुरा को मारो। सूर्य मेघ मेघ ने तीर की तैयारी की। 3 गुणा चंद्रफला में शॉट। 3 तीरों ने आग के पक्षी बनकर हवा में उड़ान भरी और झुंड के सबसे आगे सुरा की तरफ बढ़े। आग में जलने के बावजूद सुरा भागते रहे, क्योंकि उनके कंधों पर राज्य का अस्तित्व था। सूर्य मेघ मेघ ने तीनों सुरा के सिरों पर फिर तीर चलाए, उनकी पीड़ा खत्म की। जीवों का झुंड आगे बढ़ता रहा, जहां सुरा गिर चुके थे। लंबी दूरी के हमलावर पीछे मत हटो, जीवों को मारो। शिकारी अपनी डेविल सोल से लैस लंबी दूरी की क्षमताओं का उपयोग करने लगे। उनमें से 1/3 के पास ही यह क्षमता थी। सूर्य मेघ मेघ उनमें सबसे शक्तिशाली थी। हर तीर से जीवों के बीच उथल पुथल मच गई। बाकी 2/3 शिकारी कुछ कर नहीं पा रहे थे, जो आगे की लड़ाई में नुकसान का कारण बनेगा। दक्ष ने सोचा, कठिन काम है। जीवों को सीधे लड़ना आसान था, पर इससे नुकसान होगा। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, क्वेक। दक्ष ने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे जमीन हिल गई। हिलाहट झुंड के बीच फैल गई। आगे के जीव जमीन गिरने से गिर पड़े, पर बाकी उन्हें कंकाल बनाकर आगे बढ़ते गए। दक्ष ने आह भरी, काश ये जीव वहीं रुक जाते। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रॉक स्पिरिट्स, मेरे पास आओ, हमारे सामने दीवार बनाओ। हाँ स्वामी, वे मलबे के बीच से निकलकर आए। रून रेजोनेट। दक्ष के ऊपर एक ड्रैगन टर्टल की छवि बनी। 4 टेबलेट्स हवा में घूमते हुए जीवों के सामने काले तरंग फैलाने लगे, जिससे गुरुत्वाकर्षण विकृत हो गया। सीलिंग और स्टेसिस के टेबलेट्स ने 2 दीवारें बनाई, जो जीवों के आगे बाधा बनी और उनकी चाल को बिगाड़ दिया। दक्ष ने मुक्का मारा, फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, सोर। उनके मुक्के से निकली ऊर्जा ने जगह को मोड़ दिया और जीवों को टुकड़ों में काट दिया, जिससे नया खून जमीन पर गिरा। चट्टानी दैत्य ने बाकी जीवों को संभाला। वे कई प्रकार के चट्टानों, धातुओं और अयस्कों को खाकर मजबूत हो चुके थे, इसलिए उनके मुख्य भाग को नुकसान न पहुंचा हो तो वे पुनः जीवित हो सकते थे। उन्होंने जमीन पर अपने हथेलियां रखीं और बड़ी चट्टानों की दीवार बनाकर जीवों को और करीब आने से रोक दिया। रेणुका नगर के सैनिकों के चेहरे पर राहत आई। जैसे ही जीव पीछे हटने लगे, झुंड के बीच से एक गरज निकली। एक विशाल जीव तेजी से बढ़ा, चट्टानी दीवार तोड़ते हुए एक दैत्य को उछाल दिया। यह क्या है? वह विशाल जीव 7-8 मंजिलों जितना ऊंचा था और सिर से पांव तक खरोंचों से भरे जर्जर कवच से ढका हुआ था। उसकी शक्ल हाथी जैसी लग रही थी। विशाल हत्तियों के दांत उसके मुख से बाहर निकल रहे थे। दक्ष ने भौहें तानी। इतनी ताकतवर जेनेटिक लाइफ फॉर्म, जो कि रॉक जायंट्स को ताकत के मुकाबले हरा सकती थी, निश्चित ही पीक या उससे ऊपर की ग्रेड की होनी चाहिए थी। हाँ, तुम लोगों को हमारे अरीना में पाले गए जीव जंतुओं के बारे में क्या लगता है? रेणुका नगर के एक बुजुर्ग ने खुशी से चिल्लाया। वह चाहता था कि दक्ष की सेना इस विशाल जीव की दबंगई से कुचली जाए। उसने परिचय दिया, यह हमारे अरीना का सबसे ताकतवर जेनेटिक लाइफ फॉर्म है, जिसने लगातार 79 मैच जीते हैं। हमारे राजा को छोड़कर कोई इसे दबा नहीं पाया। तुम सब बाकी जानवरों को संभालो, मैं इस हाथी जैसे जीव से निपटता हूं। दक्ष ने आदेश दिया और हाथी की तरफ उड़ते हुए बढ़ा। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, फेड। दक्ष के मुंह से एक दैत्य सांप निकला और हाथी के माथे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह चिल्लाया। दक्ष ने अपने पंख फड़फड़ाए और कुशलता से उसके हमलों से बचा। रून ग्रेविटी।
दक्ष ने हाथ ऊपर उठाया और एक ड्रैगन टर्टल की छवि उसके सामने प्रकट हुई। ग्रेविटी कंट्रोलिंग टैबलेट हाथी पर गिरी और उसका शरीर नीचे धंस गया। द बाउंडलेस ब्लेड एक्सपल्शन। दक्ष की तलवार ने हाथी के बगल पर आर्क की तरह वार किया, जिससे इतनी गहरी चोट लगी कि हड्डी दिखने लगी। हाथी क्रोधित होकर गरजा और अपने आगे के पैर जमीन पर पटकने लगा। उसकी सूंड ने दक्ष को हवा में उछाल दिया। लगभग हो गया। दक्ष ने फिर से पंख फड़फड़ाए। हाथी ने दक्ष का पीछा किया। दक्ष ने सावधानी से मार्ग तय किया, जिससे हाथी ने कई अपने ही साथी जानवरों को कुचल दिया और अंततः उसे विक्रमादित्य राज्य ज्वेची की राजधानी की तरफ मोड़ दिया। कौन नहीं जानता कि गुस्साए हुए जीव को कहां कहां से लुभाना है। बुजुर्ग ने अचानक डरते हुए जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, उस आदमी को रोको, किसी भी हाल में उसे राजधानी के पास पहुंचने मत देना। तीरंदाजों, तीर छोड़ो। रेणुका नगर के सैनिक जब देखें कि दक्ष हाथी को राजधानी की ओर ले जा रहा है तो वे घबरा गए। वे नहीं जानते थे कि अगर दक्ष की चाल सफल रही तो वे इसे रोक नहीं पाएंगे। सभी तीरंदाजों ने दक्ष पर तीर बरसाए। रून ग्रेविटी। दक्ष ने फिर से ड्रैगन टर्टल को सामने बुलाया और ग्रेविटी टैबलेट से एक गुंबद बना लिया, जो सभी तीरों को रोककर उन पर गिरा दिया। वे तीर हाथी की तरफ बारिश की तरह गिरे। बुजुर्ग खुद युद्ध क्षेत्र में उतरे। उनके आसपास खून का धुंधलाता बादल उठने लगा। फर्स्ट फॉर्म, पार्टिंग द रिवर। दक्ष की तलवार चमकीली हुई और उसने तलवार की ऊर्जा की एक किरण हवा में छोड़ी। जैसे ही दक्ष ने तलवार नीचे मारी, तलवार की ऊर्जा ने जमीन को तोड़ दिया। खून के बादल को हवा में उड़ाते हुए बुजुर्ग और उनके पीछे दीवार को आधे में काट दिया।